गांव का सरपंच एक महिला के पास आकर बोलता है कि तेरे पति ने मुझसे 6 लाख रुपए कर्जा लिया था मरने से पहले, और फिलहाल मेरे 6 लाख तुम्हारे ऊपर कर्ज हैं, और या तो तुम मुझे 6 लाख रुपए का कर्ज दे देना, और 2 दिन के अंदर अंदर अगर तुम नहीं दे पाई मेरा कर्जा तो तुम्हारी 2 एकड़ ज़मीन जो रोड के किनारे है उस ज़मीन को मैं अपनी बना लूँगा, और साथ में तुमको भी अपनी बना लूँगा। और दोस्तों यह कह कर के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर इस कहानी के अंदर घटित होता है बड़ा ही विचित्र होता है। पूरी कहानी को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही जानकारी से भरपूर कहानी है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है हरियाणा के सोनीपत के अंदर एक गांव के अंदर, जहां पर दिलबाग हलवाई नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, और जो कि एक सरपंच था गांव का, उसके खेत के समीप में वो ज़मीन है और साथ में सड़क के किनारे पर ज़मीन है। और आपको पता है आजकल ज़मीनों के दाम कितने बढ़ चुके हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो सरपंच होता है उसका नाम होता है उदय सिंह। उसके खेतों के पास ही इसकी 2 एकड़ ज़मीन है और करोड़ों की उसकी कीमत है। जो ये हलवाई होता है दिलबाग, इसकी पत्नी का नाम अंजलि है, एक इसका बेटा इकलौता जिसका नाम है अरविंद, उम्र 16 साल है और 11वीं क्लास में पढ़ा करता है। जो दिलबाग हलवाई होता है इसका एक ऐसा काम है जिसकी वजह से पूरे गांव में और पास के 2-3 गांव में भी प्रसिद्ध है। शाम के समय ये 2:30 बजे के बाद जलेबियों की रेहड़ी लगाया करता है गांव के एक कोने पर, और उस जलेबी की रेहड़ी पर इतनी भीड़ लगी रहती है, किसी का नंबर भी नहीं आता है वहाँ पर। और इतनी कमाई करता है ये कि इतनी कमाई तो कोई नौकरी पेशे वाला या कोई बिजनेस वाला भी नहीं कर पाता होगा। जो 4-5 गाँव की जो रोड थी वो वहीं आकर मिलती थी, और 4-5 गांव की कनेक्टिविटी की जगह पर यह अपनी रेहड़ी लगा करके वहाँ पर जलेबी और इसके पास समोसे और होते हैं, 2 चीज़ें ये बेचा करता है, और रायता भी होता है इसके पास। तो इन चीज़ों को बेचता है तो यह बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो लोग यहाँ पर भीड़ लगाकर लाइन लगाकर ख़रीदते हैं। और इसका एक एक दिन की कमाई कई हज़ार रुपए हो जाती है। अब क्या होता है, अच्छे से गुजर बसर हो रहा है, ना कोई ज़्यादा टेंशन है, बच्चे को अच्छी खासी शिक्षा दे रहे हैं और बच्चा पढ़ने के लिए शहर जाया करता है। अब एक दिन की बात होती है, गांव का जो सरपंच जिसका नाम मैंने उदय सिंह बताया था वो इसके पास आता है। आकर के कहता है कि अरे दिलबाग 4-5 किलो जलेबी तोल दे मेरे लिए, मुझे ज़रूरत है उनकी। और उसके बाद दिलबाग इसके लिए 4-5 किलो जलेबी बनाता है, और 4-5 किलो जलेबी बनाने के बाद इनको तोल देता है, और तोल करके यह सरपंच के लिए पॉलीथीन में डाल देता है और कह देता है कि ये लो सरपंच साहब। सरपंच साहब उसको पैसे देता है। लेकिन दोस्तों जाते जाते एकदम से सरपंच रुक जाता है और रुक कर के कहता है कि दिलबाग, तुम्हारी जो 2 एकड़ ज़मीन हमारे खेतों की बगल में है, रोड के किनारे है, उसको क्या बेचना चाहोगे तुम? लेकिन दिलबाग कहता नहीं जी, मैं वो ज़मीन नहीं बेचूंगा, क्योंकि वह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, और पुश्तैनी ज़मीन होने के नाते मैं उस ज़मीन को अपने बेटे को ज्यों की त्यों सौंप कर जाऊँगा, उसको मैं बेचूंगा नहीं। और दूसरी बात यह है जी, मेरे पास पैसों की अब ज़्यादा तंगी रहती नहीं है, मेरा काम अच्छा चलता है, तो मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी पैसा मैं ऐसे कमा लेता हूँ, इसलिए ज़मीन को मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन जो सरपंच होता है बार बार उसको प्रलोभन देने लगता है कि तेरे अच्छे दाम लगवा दूंगा, उसको बेच दे, अच्छा होगा, निकल जाएगी, उसके बदले में कहीं सस्ते में ज़मीन ले लेना और 1-2 किले की जगह पर 4 किले हो जाएंगे, इतनी महंगी चली जाएगी वो। लेकिन बार बार दिलबाग यही कहता नहीं सरपंच साहब, मुझे बेचनी ही नहीं है। अब जब उसकी हट देखता है सरपंच उदय सिंह, तो उदय सिंह उसको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है कि देख लूँगा तू कैसे नहीं बेचेगा। लेकिन जो दिलबाग होता है उस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह यही समझता है कि मैंने सरपंच की बात मानी नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी बात कहकर चला गया है। चलो कोई नहीं, मुझे जब ज़मीन बेचनी नहीं है तो ये मेरा क्या कर लेगा। सरपंच था, गांव का जानकार था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि भाई दूर का आदमी था। अब उसके बाद 16 तारीख आती है। 16 जून को एकाएक जब ये अपनी दुकान बंद करके अपने घर पर चला जाता है, जा कर के खाना वगैरह खा रहा होता है, तभी सरपंच का फ़ोन आता है, और सरपंच इसके पास फ़ोन करके पूछता है क्या हुआ, खाना खा लिया? ये कहता बस खाने वाला हूँ, बन रही हैं रोटियाँ। बताओ सरपंच साहब क्या बात है? ज़मीन तो मैं बेचने वाला हूँ नहीं, अगर आपने ज़मीन के लिए फ़ोन किया है तो। लेकिन सरपंच कहता है कि अरे दिलबाग यार, गजब हो गया, मैं उस दिन तुमसे उल्टा सीधा बोल गया था, मुझे बड़ा पछतावा हुआ कि यार दिलबाग सीधा आदमी है और अपनी ज़मीन कोई बेचे या ना बेचे अपना अधिकार होता है। मैंने उल्टी सीधी बातें कही थी, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगने के लिए मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया है।
तो दिलबाग कहता है अरे सरपंच साहब ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्षमा की तो इसमें क्या बात है, आप तो बड़े हो, आपका घराना भी बड़ा है घर के अंदर, गाँव के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इतने में सरपंच उदय सिंह बोलता है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुमने खाना नहीं खाया हो तो मेरे बेटे का जन्मदिन है, छोटी सी पार्टी है खेतों पर, और अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो तू पार्टी में आ जा, शामिल हो जा, यहाँ पर छोटी सी पार्टी है, खाएंगे पिएंगे अच्छे से। तो अब जो दिलबाग होता है सीधे मन का था, खा पी तो वह लिया करता था शराब वगैरह कभी कभार, रोज़ तो नहीं पीता था। तो अब जो दिलबाग होता है अपने फ़ोन पर ही फ़ोन से सरपंच उदय सिंह से कहता है कि अरे आप पार्टी में बेशक मत बुलाओ, मैंने तो आपको फिर भी माफ़ कर दिया। लेकिन उदय सिंह सरपंच कहता नहीं मैं तो तभी मानूंगा जब तुम मेरी पार्टी में आकर के हमारी इस छोटी सी खुशी में सम्मिलित होगे, तभी मैं मानूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तो उसके बाद एकदम से उदय सिंह कहता है ठीक है सरपंच साहब, आप नहीं मान रहे हो तो मैं आता हूँ। और उसके अगली बार दिलबाग अपनी पत्नी से कहता है अंजलि से कि अंजलि मेरे लिए खाना बना दिया हो तो उसको रख देना, मैं सुबह खा लूँगा या फिर भूख होगी तो खा लूँगा, नहीं मैं अब खाना नहीं खाऊँगा, मैं सरपंच बुला रहा है मुझे। दिलबाग अब इतने में पत्नी को भी पता था कि सरपंच धमकी देकर गया था। पत्नी कहती है क्यों जा रही है उसके पास, वो तो आपसे उल्टा सीधा बोल कर गया था ना। दिलबाग कहता नहीं उसने माफ़ी तो मांगी है, कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, और अगर माफ़ कर दिया तो तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, तभी मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। अब यह बात कह करके अंजलि से वह कहता है कि मैं जा रहा हूं और मैं आ जाऊंगा 2-3 घंटे में, वहां पर पार्टी कही है थोड़ी बहुत उनके खेतों पर। तो यह कह करके वह अब निकल जाता है खेतों की तरफ। वहीं पर उसके अपने खेत थे, वहीं पर सरपंच के खेत थे। जाकर देखता है तो वहाँ पर 3 लोग सरपंच के अलावा भी थे। वहाँ पर उदय सिंह सरपंच था, उसके साथ सोहन था गाँव का, ईश्वर था, भानु था, ये 4 लोग वहाँ पर बैठे हुए शराब की पार्टी कर रहे थे। तो यहाँ पर यह भी पहुँच जाता है और जा कर के सरपंच कहता है कि अरे आ जाओ दिलबाग, बैठो, कैसे हो। अब सरपंच जैसे हाल चाल पूछता हुआ कहता बिल्कुल ठीक हूँ। तो सरपंच यही कहता मेरे बेटे की जन्मदिन की पार्टी थी और आ जाओ बैठो पार्टी करेंगे। दिलबाग वहाँ पर बैठ जाता है। शराब के जाम चलने लगते हैं। दिलबाग को शराब के जाम जो होते हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं, वो लोग खुद कम पीते हैं। 2-4 बोतलें वहाँ पर रखी हुई थी और धीरे धीरे करके दिलबाग को बिल्कुल बुरी तरह से टर्न कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही शराब के चक्कर में अचेत हो जाता है दिलबाग, तो उसके बाद होती है सरपंच की पूरी प्लानिंग चालू। किसी कागज़ पर वह उसका अंगूठा वगैरह लगवा लेता है, कोई कागज़ होगा, और उसके बाद उसके गले को दबा करके उसकी वहीं ऑन द स्पॉट हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह वहाँ से निकल जाते हैं और अब रात के 10 बज जाते हैं। जो दिलबाग की पत्नी थी, हलवाई की पत्नी अंजलि, इंतज़ार करती है कि उसका पति आखिर कहाँ है। उसका बेटा भी इंतज़ार करता है। माँ बेटा दोनों बैठे रहते हैं कि पापा अभी तक नहीं आया, रात हो गई, 10-11 बज गए। उसके बाद माँ बेटे अब सुबह तक इंतज़ार करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दिलबाग अपना फ़ोन भी घर पर ही छोड़ गया था अकस्मात। अब माँ बेटे दोनों सुबह तक इंतज़ार करने का यहाँ पर सोचते हैं कि सुबह तक देखते हैं आ जाएगा, कहीं गया होगा। रात गुजर जाती है, 12 बजते हैं, 2 बजते हैं, सुबह के 4 बज जाते हैं और सुबह दिन निकल आता है। माँ बेटे सुबह तक इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सुबह तक भी वह वापस नहीं आता है। सुबह सुबह जैसा कि आपको विदित है कि किसान लोग अपने खेतों में जाते हैं, तो कोई किसान अपने खेतों में गया था और वहाँ पर किसान ने दिलबाग हलवाई की लाश को पड़ा देखा। अब तो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि दिलबाग बहुत फेमस आदमी था, जलेबी वगैरह बनाया करता था और गांव में तो सभी लोग सबको जानते हैं। गांव के अंदर वह खबर करता है तो गांव के लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ती है। और दोस्तों अब पुलिस को बुलाया जाता है। आधे लोग तो ये कह रहे थे कि अब यार जलेबी कौन खिलाएगा, यह तो बेचारा मर गया। पुलिस आती है और पुलिस आकर के लाश को उठाती है। तो पुलिस यही मतलब यहाँ पर डिसाइड कर देती है कि इसने ज़्यादा दारू पी ली है और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। यानी कि केस को अब यहाँ पे देखो दबाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों, लेकिन उसकी जब मौत हो जाती है तो उसके बाद अंतिम संस्कार उसका करवा दिया जाता है। और अब जो होते हैं, जो घरवाली होती है पत्नी अंजलि और जो बेटा होता है अरविंद, वह बार बार पुलिस थाने में जाते हैं कि हमारे पति को ज़्यादा शराब की वजह से मौत नहीं हुई, उसकी हत्या करी है सरपंच ने करी है, गाँव के ने, उदय सिंह ने। उदय सिंह का थोड़ा दबदबा था तो शायद हो सकता है पुलिस ने उस उदय सिंह के चक्कर में ये रिपोर्ट दर्ज ना की हो, कि इसको दबाने की कोशिश करी जा रही हो। उस महिला को वापस उल्टा लौटा दिया जाता है कि अरे पागल बनाती है, उसने ज़्यादा शराब पी थी इसलिए उसकी मौत हुई है।
अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजर जाता है। महिला की और उस बच्चे की कोई नहीं सुनता है। तो 2 महीने गुजरने के बाद फसल कटने का टाइम आ रहा था। गेहूं खेतों में खड़े हुए थे, गेहूं और जो भी उस टाइम की फसल थी वो खड़े हुए थे वहाँ पर। और अब क्या होता है दोस्तों, अब जैसी फसल खड़ी हुई थी खेत के अंदर, तो यह जो सरपंच होता है ट्रैक्टर और कल्टीवेटर लेकर पहुँच जाता है और खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला देता है। माँ बेटे वहीं पर थे, रोने लगते हैं। सरपंच से कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, हमारी फसल को क्यों बिगाड़ रहे हो। सरपंच कहता है कि पहले मेरे 6 लाख रुपए दो, क्योंकि तुम्हारे पति पर मेरे 6 लाख रुपए थे, और अगर वो ना दे सको तो उसके बाद मैं इस खेत को तुम्हें जोतने नहीं दूंगा, इस खेत को हड़प लूंगा। यह बात जब वह पत्नी की सुनती है अंजलि, तो वह कह देती है कि मेरा पति 6 लाख रुपए तुमसे लेगा और मुझे नहीं बताएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति ने तुमसे कोई कर्जा नहीं लिया है, मेरे पति को तुमने इन खेतों के लिए मारा है, मुझे सब पता है। लेकिन उस औरत की कोई सुनने वाला नहीं था। सरपंच के साथ उसके 2-3 दोस्त और थे। अब यहाँ पर दोस्तों जब ये इतनी जाति कर रहे होते हैं तो सरपंच कह उठता है कि या तो 2-4 दिन के बाद मेरे 6 लाख रुपए दे दो, वरना तुम्हारा खेत मेरा होगा और साथ में तुम भी मेरी होगी। यानी एक तरह से गाली देता है। यह गाली में खड़ा हुआ 11वीं में पढ़ने वाला 16 साल का लड़का अरविंद सुन रहा था। उसके हाथ में फावड़ा था दोस्तों, फावड़े से सीधा जाकर सरपंच की गर्दन अलग कर देता है एक ही बार में। इतने में वो 2-3 लोग आते हैं, उनके ऊपर भी वार कर देता है। और वह शराब पिए हुए थे, तो उन 2-3 लोग जो और होते हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है। पुलिस में अंजलि कहती है कि मैंने ही मारा है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करती है, खेत पर जाती है, वहाँ पर ब्लड वगैरह पड़ा हुआ था, लड़के के कमीज़ पर खून लगा हुआ था, तो सारी चीज़ पता लग जाती है। लड़का कहता नहीं जी मैंने मारा है, मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा है। तो उसके बाद पुलिस इन दोनों माँ बेटे को पकड़ती है, जेल में डालती है, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। अब जज साहब जो फैसला देंगे, माँ को बरी करेंगे या बेटे को छोड़ेंगे, वो उनके ऊपर है। इस तरह से एक दुख से मतलब दुख के अंदर ग्रस्त होकर के माँ और बेटे ने एक कदम उठाया था, परेशान होकर के और ज़्यादा मजबूर होकर के। ऐसी ऐसी घटनाएं कई बार देखने को और सुनने को मिलती हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इस पूरे केस पर कार्रवाई होती है और सारी जाँच पड़ताल की जाती हैं और तब जाकर लोगों को पता चलता है। तो ऐसे ऐसे वाक़या इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। उसके बाद महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सुमेर सिंह कमेंट करते हैं। विकास कुमार कमेंट करते हैं भाई हमारा भाई हम लोगों को ज़माना कैसा माहौल रहेगा पता नहीं, अभी यही हाल है, बाद में क्या होगा, फिलहाल ऐसा ज़माना, बाद में क्या होगा, ये कहने का मतलब है जी। बिल्कुल जी। भीमदास जोशी कमेंट करते हैं। राजेश कुमार कमेंट करते हैं आप तो और उसके बाद ये कह रहे हैं, राजेश कुमार जी कह रहे हैं आप तो कहानी सुनाते हैं ठीक है, लेकिन इसमें प्रचार 10 से 11 बार आ जाता है और देखने में मज़ा की किड़किड़ा हो जाता है, इसलिए अब आपका कहानी देखूंगा ही नहीं। तो राजेश भाई ये तो मेरी कहानी की बात नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी देखोगे वहाँ पर भी ऐड आते हैं और ये हम लोग नहीं लगाते, ये फेसबुक और यूट्यूब ही लगाते हैं। आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे, किसी और का देखोगे, उसमें भी तो ऐड आएंगी। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता भाई, इसके लिए क्षमा करें। ये तो ऊपर जो फेसबुक वाले यूट्यूब वाले होते हैं वही लगाते हैं, उनको कितनी ऐड लगानी है वीडियो में, कितनी नहीं लगानी है, वो वही डिसाइड करते हैं। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं और राजेश शर्मा कमेंट करते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। बाबूराम जाखड़ कमेंट करते हैं। मानपुरा नवापुरा और बाखासर राजस्थान से कमेंट करते हैं, वो तो धन्यवाद जी। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देवीलाल वर्मा कमेंट करते हैं, जय माता दी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं, लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। मोहम्मद फिरोज कमेंट करते हैं, हेलो भैया जी। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, जो कि बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। और रिशु कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राहुल कनर राहुल कुमार नाम से आईडी है, कमेंट करते हैं। और मनु श्रीवास्तव जी दोबारा से, प्रवीण बघेल से पुरी से, जीएस मीना कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उदय नारायण कमेंट करते हैं। गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। छगनदास खाटाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो
गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, बोलाईदास झारखंड से कमेंट करते हैं, खेमराज गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।